Hello, good morning to all. Yes, Aditya, Saraswati, do you hear me? आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है बेटा? Video? Okay. So let's start today's class, that is enzyme units and enzyme inhibition. अब तक एंजाइम में क्या पढ़ लिया आपने? आप प्लीज चैट बॉक्स में लिखें. अब तक एंजाइम में आपने क्या क्या पढ़ लिया है? आप चैट बॉक्स पे लिखें. प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स. Yes. A very good morning to all. ममता, लिखें अभी तक आपने एंजाइम्स में क्या क्या पढ़ लिया है? लॉक की मैकेनिज्म, यस, और टाइप ऑफ एंजाइम्स, वेरी गुड. ओके, सो आज जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजाइम यूनिट्स एंड एंजाइम इनिबिशन. अब तक आपने मैकेनिज्म पढ़ा, एंजाइम क्या होते हैं ये देखा, एंजाइम्स के टाइप देखे. तो अब जो हमारा आज का पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजाइम यूनिट्स एंड एंजाइम इनिबिशन. हम एक एक करके देखेंगे क्या एंजाइम यूनिट्स होती हैं और क्या एंजाइम इनिबिशन होता है. एंजाइम यूनिट्स में से शॉर्ट नोट और फिल इन द ब्लैंक्स इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, और एंजाइम इनिबिशन में फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू तो आते ही हैं, साथ में लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और शॉर्ट नोट भी. तो सो देयर आर मेनी चांसेस फॉर coming the questions in the examination from this part, enzyme units and enzyme inhibition. एंजाइम यूनिट्स क्या होता है? एंजाइम यूनिट जिसको हम कोई भी एक पैरामीटर को हम किसी यूनिट में नापते हैं, आप सभी को पता है. जैसे अगर वेट है तो हम ग्राम या किलोग्राम में नापते हैं. तो ऐसे एंजाइम यूनिट्स क्या है ये हमें देखना है. तो एंजाइम यूनिट्स को उसके कंसंट्रेशन पे नहीं नापकर हम उसके एक्टिविटी से मेजर करते हैं और उसको कहते हैं एंजाइम activity. So enzyme activity is usually expressed quantitatively for all biochemical reactions and not the enzyme concentration, as I told earlier, because concentration of an individual protein enzyme will be very small when compared to the total protein concentration. तो क्या होता है कि इंडिविजुअल प्रोटीन एंजाइम की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम होती है इन कंपैरिजन टू द टोटल प्रोटीन कंसंट्रेशन. तो हम क्या इसको मेजर करते हैं? यूनिट क्या है एंजाइम की? वो है एंजाइम एक्टिविटी. So always remember, enzyme activity is usually expressed quantitatively for all biochemical reactions. Unit of enzyme activity have been expressed in many ways. The International Union of Biochemical Chemistry, that is called as IUB, has defined that one unit of enzyme activity. अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ देखें IU इंटरनेशनल यूनिट और एंजाइम यूनिट जिसको हम U से एक्सप्रेस करते हैं. तो IUB ने क्या दिया है? वन यूनिट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, दैट इज IU/U, is the amount of enzyme that catalyzes the conversion of 1 micromole of substrate to product per minute under defined temperature, pH and other conditions. आप लोगों ने फैक्टर्स पढ़ लिए एंजाइम को अफेक्ट करने वाले? प्लीज राइट इन द बॉक्स. फैक्टर्स पढ़ लिए? हैव यू स्टडीड द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी? Yes, temperature, pH. Have you studied in last class? Yes, please write in the box. Okay. अब आप देखिए क्या डेफिनेशन है आईयूबी की दी हुई एंजाइम यूनिट की. वन यूनिट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, जो आईयू या यू मीन्स यूनिट और एंजाइम यूनिट, is the amount of enzyme that catalyze the conversion of 1 micromole of substrate to product per minute. टाइम याद रखना है, पर मिनट. 1 माइक्रोमोल है सबस्ट्रेट का. तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि सबस्ट्रेट किससे एक्टिव होता है, किससे एक्टिविटी करता है? एंजाइम से ऐड होता है और क्या बनाता है? हमें रिएक्शन पता होनी चाहिए. उसके बाद बनता क्या है? प्रोडक्ट बनता है. तो ये आपको ध्यान रखना है कि एंजाइम सबस्ट्रेट से ऐड होकर ES बनाएगा जो कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट अलग बाहर निकल जाता है. तो आप जानते हैं इस रिएक्शन को, आपने पढ़ा होगा. प्रोडक्ट बनता है एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट से. तो अब एंजाइम किस में कन्वर्ट हो रहा है? 1 माइक्रो मोल ऑफ सबस्ट्रेट. एंजाइम क्या कर रहा है? कैटलाइज कर रहा है 1 माइक्रोमोल सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में 1 मिनट में, पर मिनट में. वो उसकी क्या कहलाएगी? एंजाइम एक्टिविटी, जो कि IU या U में मेजर होगी.
द SI यूनिट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी इज IU और U और कैटल. कुछ साइंटिस्ट इसको कैटल में भी कहते हैं, मैं भी बताऊंगी कैटल क्या होता है. सजेस्टेड बाय एंजाइम कमीशन ऑफ IUB. IUB क्या है? इंटरनेशनल यूनिट ऑफ बायोकेमिस्ट्री. सो अब आप देखिए, अभी मैंने बोला 1U इज इक्वल टू 1 माइक्रोमोल पर मिनट, यहाँ पे लिखा है, ठीक है. U लिख लें या IU लिख लें, एक ही बात है. फिर 1 कैटल क्या है? 1 कैटल इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट पर सेकेंड. तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ माइक्रोमोल था, यहाँ मोल है, यहाँ पर मिनट था, यहाँ पर सेकेंड है. तो क्या हुआ? 1 कैटल 1 मोल, 1 कैटल इज इक्वल टू 1 मोल पर सेकेंड. तो अगर हम इसको निकालें फॉर्मूले से, आप निकालिएगा, तो 1U इज इक्वल टू माइक्रो कैटल अपॉन 60, क्योंकि ये सेकेंड में है और ये मिनट में है, और इसका आंसर आता है 1U और IU इज इक्वल टू 16.67 नैनो कैटल. आप कर भी सकते हैं कैलकुलेशन, और ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में, मल्टीपल चॉइस में. तो 1U इज इक्वल टू 16.67 नैनो कैटल, ये आपको याद रखना है. तो दो चीजें मैंने यहाँ कराई, एक था एंजाइम एक्टिविटी IU और U में, और दूसरा था कैटल में. IU और U के अंदर माइक्रोमोल पर मिनट में, यानी कि सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट में, पर मिनट में. 1 माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट पर मिनट. और कैटल में हमने देखा 1 मोल पर सेकेंड, यानी कि कितने में सबस्ट्रेट हो रहा है? 1 मोल सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में हो रहा है पर सेकेंड. सो ये फॉर्मूला हमने लगाया, तो यहाँ पर हमें मिला 1U और इंटरनेशनल यूनिट इज इक्वल टू 16.67 नैनो कैटल. अब आपको समझ में आ गया, ये दो यूनिट समझ में आ गई, दो चीजें जो मैंने आपको कराई हैं. प्लीज राइट इन द बॉक्स व्हाट इज एंजाइम एक्टिविटी इन IU और U और इन कैटल. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज स्पेसिफिक एक्टिविटी? स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एंजाइम्स यूनिट पर मिलीग्राम ऑफ प्रोटीन. तो हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें प्रोटीन में देखना है कि कितना नंबर है एंजाइम का पर मिलीग्राम ऑफ प्रोटीन. तो U is upon milligram of protein. तो as a number of enzyme units, जो नंबर आया है हमारे पास, वो हमें प्रोटीन में देखना है, वो इसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी हो जाएगी. द स्पेसिफिक एक्टिविटी इन ऐसा यूनिट इज गिवन एज कैटल पर किलोग्राम ऑफ प्रोटीन. ये अलग अलग कैटल है, तो यहाँ पर हमने देख सकते हैं आप किलोग्राम ऑफ प्रोटीन किया है, और यहाँ पे U पर मिलीग्राम ऑफ प्रोटीन था. स्पेसिफिक एक्टिविटी इज मेजर ऑफ एंजाइम प्योरिटी. It increases during purification of enzyme and becomes maximal and constant when the enzyme is in its purest form. तो ये आप समझिए कि ये सिर्फ एंजाइम प्योरिटी को ही मेजर करता है, जितना प्रोटीन है उसके अंदर एंजाइम कितना है. तो ऐसे मैंने कहा स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ एंजाइम यूनिट पर मिलीग्राम ऑफ प्रोटीन. और अगर हम इसको कैटल के अंदर देखें तो कैटल्स पर किलोग्राम ऑफ प्रोटीन, और ये प्योरिटी को, एंजाइम की प्योरिटी को मेजर करता है. बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कई बार एग्जाम में आ चुकी है. टर्नओवर नंबर के कैट, बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे इसमें एंजाइम काइनेटिक्स में, क्योंकि आपके बीवीसी तक का जितना आपको जानना है उतना मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ. टर्नओवर नंबर कंपेयर द relative activities of pure enzyme, which is the number of molecules of the substrate converted to product per enzyme molecule in a given unit of time. तो आपको ध्यान रखना है वो क्या कंपेयर करता है? रिलेटिव एक्टिविटीज को कंपेयर करता है, ये आपको ध्यान रखना है. टर्नओवर नंबर, तो turnover number compares the relative activity of pure enzyme, which is the number of molecule or substrate converted to product per enzyme molecule in a given time, in a given unit of time. इसको क्या कहा जाता है? This is also called as catalytic constant or molecular activity. तो catalytic constant और molecular activity भी वही है, turnover number K cat. अब एग्जाम्पल हमें इतना ही डिटेल में पढ़ना है इसमें. अब देख सकते हैं दो एंजाइम को कंपेयर किया है, कैटलेज और अल्फा एमाइलेज. कैटलेज की 5 × 10⁻7 है कैटलिटिक कांस्टेंट और मॉलिक्यूलर एक्टिविटी और टर्नओवर नंबर, और अल्फा एमाइलेज का 1.9 × 10⁻4. तो हम देख सकते हैं दिस इंडिकेट्स दैट कैटलेज इज अबाउट 2500 टाइम्स मोर एक्टिव देन एमाइलेज. तो रिलेटिव एक्टिविटीज को बताता है कि कौन ज्यादा एक्टिव है, कौन कम एक्टिव है. The enzyme activities have been expressed in many other ways like King-Armstrong units, Somogyi units, Rathmann-Frankel units, spectrophotometric units, etc. ये पुराने ओल्ड वर्जन्स हैं जो जिसमें हम मेजर कर सकते थे इनके. अभी लैब में इनको यूज में लेते हैं डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रूमेंट. तो एंजाइम एक्टिविटीज आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट्स, किंग आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट है, सोमागी यूनिट है, रिटमान फ्रैंकल बहुत बार लैब में यूज होती है, और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक यूनिट्स. और बाकी मैंने आपको तीन जो बताई इंपॉर्टेंट, टर्नओवर नंबर,
स्पेसिफिक एक्टिविटी और बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम एक्टिविटी, जिसमें आपने देखा कि इंटरनेशनल यूनिट में क्या है और यूनिट में क्या है और दूसरा केटल के अंदर क्या है। अब हम पढ़ते हैं मेजर, जो बहुत इंपॉर्टेंट आज का पोर्शन है क्लास का, दैट इज एंजाइम इनहिबिशन। क्या है एंजाइम इनहिबिशन? इनहिबिशन का मतलब आप समझ ही गए होंगे, किसी चीज को रोकना। इट इज द प्रोसेस दैट डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन और कैटलाइज्ड रिएक्शन। द डिक्रीज इन एंजाइम एक्टिविटी और कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एज इनहिबिशन। तो आप एंजाइम में है क्या? एंजाइम में कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं सबस्ट्रेट है, वेलोसिटी है, किस तरीके से जो रिएक्शंस हैं वो होती हैं, किस तरीके से उसकी वेलोसिटी जो है वो सबस्ट्रेट से रिलेटेड होती है या फैक्टर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। तो इट इज अ प्रोसेस दैट डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन, यानी कि जो प्रोसेस क्या है इनहिबिशन, जो कम करता है वेलोसिटी को या एंजाइम एक्टिविटी को या कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को कम करता है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? इनहिबिशन। क्योंकि एंजाइम करते क्या है? प्लीज राइट डाउन इन द बॉक्स व्हिच इज द another name of enzyme, which is the another name of enzyme? Yes, biocatalyst. These are proteins. Right, good. सरस्वती, गुड, यस। तो इनिबिशन क्या हुआ बेटा? इनिबिशन हुआ आपकी एंजाइम एक्टिविटी और कैटालिटिक एक्टिविटी को कम करने वाला। क्योंकि क्या करता है वो कैटालिटिक एक्टिविटी? क्योंकि इसी को हम एंजाइम को क्या बोलते हैं? बायोकैटलिस्ट। वो क्या करता है? खुद कुछ भी चेंज नहीं होता और जो रिएक्शन है उसकी वेलोसिटी को बढ़ा देता है। अभी हम वेलोसिटी पे की बात करेंगे, वेलोसिटी को बढ़ा देता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या किया? डिक्रीज कर दी, तो वो क्या कहलाएगा? एंजाइम इनिबिशन। तो समझ में आप क्या आ गया आपको कि कैसे होगा एंजाइम इनिबिशन? An inhibitor, अब inhibitor क्या है? Inhibitor of an enzyme is a compound that decrease the velocity of enzyme catalyzed reaction by binding to the enzyme or substrate that decrease the catalytic activity of enzyme, or called substances that decrease the catalytic activity of enzymes are called as inhibitors. तो वो सबस्ट्रेट जो डिक्रीज कर देते हैं कैटालिटिक एक्टिविटी को एंजाइम की या उसकी वेलोसिटी को कम कर देते हैं, जो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन है, वो क्या कहलाते हैं? सबस्ट्रेट सबस्टेंसेस, वो कहलाते हैं इनहिबिटर्स। जो सबस्टेंसेस कम कर देते हैं या कंपाउंड्स कम कर देते हैं वेलोसिटी को, वो क्या कहलाएंगे? इनहिबिटर्स कहलाएंगे। डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, ये तो उसका जो आप लिख रहे हैं समीर, ये आप जानते हैं, ये इसका कैसे मैकेनिज्म है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ये आप पढ़ चुके हैं कि कैसे वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये दीज आर बायोकैटलिस्ट, और बायोकैटलिस्ट हैं, इसीलिए यहाँ पर हम देखेंगे जो इनहिबिटर्स हैं वो उसकी वेलोसिटी को या उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को कम कर देते हैं। सो दीज आर इनहिबिटर्स, चाहे सब आप उनको सबस्टेंसेस बोल लीजिए या कंपाउंड्स बोल लीजिए, जो उसकी वेलोसिटी को कम करते हैं, वो इनहिबिटर्स कहलाते हैं। They may be protein or non-protein, organic or inorganic inhibitors. Enzyme inhibitors can be classified as reversible, irreversible, and another special type is allosteric inhibition. तो तीन तरीके के हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की, साथ में एलोस्टिक की। तो तीन तरीके से हमने इसको डिवाइड किया है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और एलोस्टेरिक इनहिबिशन। नाम से ही आपको पता चल रहा है रिवर्सिबल इनहिबिशन क्या होगा, जो रिवर्सिबली होगा। इरिवर्सिबल में इरिवर्सिबल होगा। अब हम एक एक करके देखते हैं इसको। रिवर्सिबल इनहिबिशन, इन रिवर्सिबल इनहिबिशन एंड इनहिबिटर बाइंड्स रिवर्सिबली टू द एक्टिव साइट। कहां से बाइंड होता है? दो साइट्स होती हैं, आप सभी को पता है। जल्दी से लिखिए, मोस्ट कॉमन साइट क्या है एंजाइम की? चैट बॉक्स में लिखिए, which is the most common site of an enzyme which binds to the substrate, that is called as active site. Yes, very good. रिवर्सली किससे बाइंड हो रहा है? ये एक्टिव साइट से, और टू अनदर लोकेशन ऑन द एंजाइम इन अ वे दैट चेंजेस द शेप ऑफ द एक्टिव साइट। तो आपको यह ध्यान रखना है, रिवर्सिबल में दो चीजें हो सकती हैं, एक्टिव साइट से बाइंड कर सकता है और दूसरा एक्टिव साइट से बाइंड ना करके किसी और जगह से करे, लेकिन उसके शेप को अल्टर कर दे। तो रिवर्सिबल इनहिबिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटीज इन द सेल। बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये। यस, एलोस्टिक साइट भी होती है जो अदर देन एक्टिव होता है, दैट इज कॉल्ड एज एलोस्टिक साइट। यस पूजा। Then the inhibitor binds non-covalently with enzyme and the enzyme inhibition can be reversed if inhibitor is removed. अब ये ध्यान रखना है आपको, जो इनहिबिटर है रिवर्सिबल वाला, वो क्या करेगा? नॉन कोवेलेंटली जो बॉन्ड्स है उससे जुड़ेगा, बाइंड होगा, एंड द एंजाइम इनहिबिशन कैन बी रिवर्स। एंजाइम इनहिबिशन रिवर्स हो सकता है जब इनहिबिटर हट जाए, परमानेंटली जुड़ेगा।
ये ध्यान रखना है कि परमानेंटली नहीं जुड़ेगा, जैसे इनहिबिटर हट जाएगा वैसे ही ये जो रिएक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। तो इसलिए इसको क्या कहा है हमने, रिवर्सिबल इनहिबिशन। और जो कंपाउंड इसको करते हैं, जो इनहिबिटर होते हैं, वो क्या करेंगे, रिवर्सिबली बाइंड होते हैं। रिवर्सिबल इनहिबिटर कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, competitive inhibitor, non competitive inhibitor, uncompetitive inhibitor। आपको टर्मिनोलॉजी याद रखनी पड़ेगी, competitive, non competitive और uncompetitive। तो हुआ क्या, रिवर्सिबल जुड़ेंगे, एक्टिव साइड से जुड़ेंगे, या एक्टिव साइड से नहीं जुड़ते हैं, किसी और साइड से जुड़ते हैं, तो वो उसके एक्टिव साइड की शेप को अल्टर करेंगे। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये नॉन कोवेलेंटली जुड़ते हैं एंजाइम से, और एंजाइम इनहिबिशन कैन बी रिवर्स्ड इफ द इनहिबिटर इज रिमूव्ड। अब एक एक करके हम तीनों को लेते हैं। फर्स्ट इज कंपिटिटिव इनहिबिशन। अ कंपिटिटिव इनहिबिटर competes with the substrate for binding to the active site of the enzyme but does not undergo any catalysis। catalysis नहीं करता है, सिर्फ बाइंड होता है एक्टिव साइट से। the structure of inhibitor closely resembles the structure of the substrate, that is called as substrate analog। इसको क्या कहते हैं, कंपिटिटिव इनहिबिटर को इसको कहते हैं सबस्ट्रेट एनालॉग, जिसकी स्ट्रक्चर सेम होती है। as long as the competitive inhibitor holds the active site, the enzyme is not available for the substrate to bind। जब तक competitive inhibitor जुड़ेगा, एक्टिव साइट से जुड़ा रहेगा, तो किसको बाइंड होने के लिए जगह नहीं मिलेगी, सबस्ट्रेट को नहीं मिलेगी। The degree of inhibition depends on the ratio of concentration of inhibitor to substrate। Increasing the concentration of substrate can reverse the inhibition। अगर आपने concentration substrate की increase की, तो हो सकता है कि वो रिवर्स हो जाए inhibition, substrate की concentration increase करने पर। आप देख सकते हैं इसमें क्या होगा। अब आप बताइए, केएम, केएम जानते हैं क्या होता है, सिर्फ नाम लिख के केएम क्या है, व्हाट इज केएम, व्हाट इज केएम, कौन सा कांस्टेंट है, प्लीज राइट इन द बॉक्स। कौन सा कांस्टेंट है, इसको लिखें आप, कौन सा कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है, लिखें, माइकेलिस मेंटन, यस कांस्टेंट है ना ये, केएम आपने पढ़ा होगा, यस माइकेलिस, स्पेलिंग सही करें। इसमें क्या है, आपको बताया होगा पिछली क्लासेस के अंदर, और मैंने भी आपको अभी आगे भी बताऊंगी मैं इसको, जब हम कार्बोहाइड्रेट आप पढ़ रहे हैं शायद, तो कार्बोहाइड्रेट में भी ग्लाइकोलाइसिस में आपको बताया होगा। तो केएम इज इंक्रीज्ड मतलब वीक एफिनिटी, यदि केएम ज्यादा है तो क्या होगा, एफिनिटी कम होगी, और केएम कम होगा जितना, उतनी उसकी एफिनिटी बाइंडिंग की ज्यादा होगी। बट वी मैक्सिमम रिमेन्स द सेम। वी मैक्सिमम भी आपने पढ़ा होगा जब आपने फैक्टर्स पढ़े होंगे, सबस्ट्रेट का जो है वो देखा होगा कि किस तरीके से फैक्टर इफेक्ट करता है। तो केएम यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा और वी मैक्सिमम सेम रहेगा, आपको ये याद रखना है। कैसे, क्यों ऐसा है, देखिए यहाँ पर इसको रिएक्शन को अच्छे से देखें। E प्लस एस, मैंने जैसे पहले कहा था, एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़ा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया, और बाद में ये E प्लस पी एंजाइम अलग हो गया, प्रोडक्ट बनाया। ये तो एक नॉर्मल रिएक्शन है। बट जब एंजाइम इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जुड़ गया एंजाइम से, तो उसने क्या बना दिया, ES नहीं बनेगा, ES की जगह पर EI एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना, बाद में एंजाइम अलग हो गया और प्रोडक्ट अलग हो गया। ये ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि EI बन चुका है। तो यहाँ क्रॉस का निशान दे सकते हैं कि E प्लस पी जो नॉर्मली बनता था वो यहाँ पर नहीं बनेगा, क्योंकि एंजाइम किसके साथ जुड़ चुका है, इनहिबिटर के साथ जुड़ चुका है। इसीलिए ये कंपैरेटिव इनहिबिशन है। बट रिवर्सिबल है, अगर सबस्ट्रेट ज्यादा हो गया तो हो सकता है ये क्या कर सकता है, मैंने जैसे कहा, ये E प्लस आई जो है वो टूट जाएगा और एंजाइम अलग हो जाएगा, एंजाइम वापस से सबस्ट्रेट से ऐड हो सकता है। तो ये रिवर्सिबल टाइप का है। कंपैरेटिव, जैसे मैंने पहले कहा कि ये रिवर्सिबल 3 तरीके के हैं, कंपैरेटिव, नॉन कंपैरेटिव और अनकंपैरेटिव। आप यहाँ एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। एक एग्जाम्पल है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, SDH जिसको हम कहते हैं, कैटलाइज द रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम सक्सिनेट टू फॉर्म फ्यूमरेट इन द प्रेजेंस ऑफ FAD एज अ कोएंजाइम। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे जब आप ग्लाइकोलाइसिस कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तब आप ये देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेलोनेट और सक्सिनेट के जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर सिर्फ CH2 का डिफरेंस है, और एंजाइम है SDH, FAD FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है और फ्यूमरेट बन जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर the compounds namely malonic or malonate, malonic acid, glutaric acid and oxalic acid have structural similarity with succinic acid and compete with the substrate for binding at the active site of SDH. Malonate has one less CH2 group
than succinate. In the presence of malonate, the active site of succinate dehydrogenate reversibly bind with malonate and thereby preventing the binding of substrate. So मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा. जुड़ना था किसको? जुड़ना था, यहाँ पर रिएक्शन होना था सक्सिनेट का, लेकिन जुड़ क्या गया है? मेलोनेट. और इसके कारण ये इनिबिटर है, कंपटीटिव इनिबिटर, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर सेम है, जिसको हमने कहा स्ट्रक्चरल एनालॉग. और इस हिसाब से ये बाइंड हो गया और बाइंड प्रिवेंटिंग द बाइंडिंग ऑफ सक्सिनेट. सक्सिनेट नहीं जुड़ पाया और कौन जुड़ गया? मेलोनेट. आपको ये समझ में आ गया कंपटीटिव इनिबिशन? आपको एक ही वर्ड ध्यान रखना है, स्ट्रक्चरल एनालॉग. कंपटीटिव इनिबिशन का दूसरा एग्जांपल, मेथनॉल इज टॉक्सिक टू द body when it is converted to formaldehyde by the enzyme alcohol dehydrogenase, that is called as ADH. Ethanol can compete with methanol for ADH, क्योंकि स्ट्रक्चर सेम होती है. किसका डिफरेंस होता है? CH2 का डिफरेंस होता है. Thus ethanol can be used in the treatment of methanol poisoning. तो हम इसको एक एडवांटेज के रूप में भी ले सकते हैं और इसको मेथनॉल पॉइजनिंग के अंदर भी हम यूज में ले सकते हैं, क्योंकि ADH से एथेनॉल कंपीट करेगा और इस तरीके से मेथनॉल पॉइजनिंग के अंदर ट्रीटमेंट में काम आ सकता है. आप इस ग्राफ को समझें, मेरे ख्याल से ग्राफ आपको समझ में आ जाएगा बेहतर तरीके से. आप देख सकते हैं पहला ग्राफ, इसमें जैसे मैंने पहले कहा कि V जो मैक्सिमम है वो कांस्टेंट है, तो आप देख सकते हैं V मैक्सिमम कांस्टेंट है. ये इनिबिटर है रेड लाइन से, और ब्लू लाइन से नॉर्मल वाला एंजाइम है आपका. आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला जो प्लॉट है वो सिंपल प्लॉट है. आप देख सकते हैं वेलोसिटी का, सबस्ट्रेट का, फैक्टर्स में भी आपने देखा होगा. तो क्या हो रहा है यहाँ पर? Km इंक्रीज हो रहा है ना, Km डैश, ये Km इंक्रीज हो रहा है और V मैक्सिमम कांस्टेंट है. अगर हम बात करें लाइन वीवर प्लॉट की, तो आप यहाँ देख सकते हैं. आप देखिए यहाँ पर आई थिंक आपको ये समझाया होगा, रेसिप्रोकल लिया जाता है यहाँ सबस्ट्रेट का और वेलोसिटी का, 1/s 1/v. आप देख सकते हैं Km, और Km को कैसे लिया है? 1/Km 1/Km डैश, -1/Km -1/Km डैश. आप जब इसका स्लोप देखते हैं, स्लोप होता है Km/v मैक्सिमम, Km/v मैक्सिमम. तो स्लोप किसका ज्यादा आएगा? आप देख सकते हैं -1/Km. तो जो Km है, मैंने जैसे कहा कि Km ज्यादा होगा और स्लोप क्या है? Km/v मैक्सिमम. तो Km ज्यादा तो स्लोप भी ज्यादा, तो इनहिबिटर का स्लोप क्या हुआ? वो ज्यादा हो गया और ये कम हो गया. तो आप देख सकते हैं, तो Km जो है वो ज्यादा है किसके अंदर? कंपटीटिव के अंदर. तो आप यहाँ पे भी आप देख सकते हैं Km ज्यादा है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो स्लोप है, हम जो इस प्लॉट के अंदर देखते हैं लाइन वीवर में, तो आप देख सकते हैं स्लोप से हम देखते हैं उसको. तो स्लोप है हमारा Km/v मैक्सिमम, Km ज्यादा है तो स्लोप भी ज्यादा होगा. तो आप देख सकते हैं Km ज्यादा है, यहाँ पर ये Km है, -1/Km डैश -1/Km. एंटी मेटाबोलाइट्स क्या है? दीज आर द केमिकल कंपाउंड्स दैट ब्लॉक द metabolic reaction by their inhibitory action on enzyme. एंटी मेटाबोलाइट, एंटी प्लस मेटाबोलाइट्स जो उल्टा काम करेंगे, एंटी करेंगे मेटाबोलिक रिएक्शन के, वो क्या कहलाते हैं? कंपाउंड एंटी मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं. एंटी मेटाबोलाइट्स आर यूजुअली स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ सबस्ट्रेट, दस आर कंपटीटिव इनिबिटर्स. वही है, इनका नाम हमने चेंज क्या कर दिया है, क्योंकि ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस को में इनिबिटरी एक्शन करते हैं या इनिबिशन का काम करते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? एंटी मेटाबोलाइट. They are used for cancer therapy, gout, etc. The term antivitamin are used for anti-metabolites. Specified है क्या चीज? Anti-metabolites. यानी कि अगर antivitamin है तो वो भी anti-metabolites, मगर वो आप कह सकते हैं स्पेशल केस है anti-metabolites का, जो antivitamin है, which block the biochemical action of vitamin causing deficiencies. Examples हैं इसके sulfonamide, dicumarol. ये sulfonamides and dicumarol are the examples of antimetabolites. ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनके इनिबिटर्स के, सबस्ट्रेट पे कौन सा वर्क करता है, और साथ में सिग्निफिकेंट जो है उनका क्या रोल है वो भी यहाँ बताया गया है. ये बुक में आपका एसेस दे रखा है, आप वहां से रीड कर सकते हैं. एक दो एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देती हूँ. जेंथीन ऑक्सीडेज सबस्ट्रेट है इसका, हाइपोजेंथीन, और आप देख सकते हैं यहाँ पर इनिबिटर है एलोप्यूरिनोल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है. जेंथीन और हाइपोजेंथीन पे जेंथीन ऑक्साइड एंजाइम जो है वो करता है रिएक्शन, और इनिबिटर है एलोप्यूरिनोल, और इसको यूज में लेते हैं, यूज इन द कंट्रोल ऑफ गाउट टू रिड्यूस एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड फ्रॉम हाइपोजेंथीन. इसी तरीके से आप देख सकते हैं मोनोअमीन ऑक्सीडेज है, ये कैटेकोलामीन्स पे काम करता है, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन पे. इसके इनिबिटर्स कौन से हैं? एम्फेटामिन और एफेड्रिन, यूजफुल फॉर एलिवेटिंग कैटेकोलामीन लेवल्स.
फिर उसके बाद आप देख सकते हैं डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, डाई हाइड्रोफोलिक एसिड पे काम करता है, और इसके जो इनिबिटर्स हैं वो हैं अमीनोप्टेरिन, ये आप देख सकते हैं, मेथोट्रेक्सेट, ये इसके इनिबिटर्स हैं, और ये कहाँ काम में आते हैं, ये ल्यूकेमिया और अदर कैंसर डिजीज के अंदर काम में आते हैं। इसी तरीके से आप सारे देख सकते हैं, विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज विटामिन के पर करता है, डाइक्यूमेरॉल इसका इनिबिटर है, एक्ट एज एन एंटी कोगुलेंट। आपको ये याद रखना है कौन सा एंटी मेटाबोलाइट है, मींस कौन सा इनिबिटर है और कौन सा एंजाइम है। नॉन कम्पिटिटिव इनिबिटर, तो आई थिंक कम्पिटिटिव समझ में आ गए आपको। क्या था यहाँ पे लिखे, केएम और वी मैक्सिमम को किस तरीके से अल्टर किया, कम्पिटिटिव इनिबिशन में लिखे, कम्पिटिटिव इनिबिशन में आप लिखे, यस क्या हुआ, के मैक्सिमम क्या हुआ, के मैक्सिमम, वी मैक्सिमम सेम रहा, के मैक्सिमम जो था वो इंक्रीज हो गया, यस। अब हम नॉन कम्पिटिटिव की बात करेंगे, तो आप ध्यान रखें कम्पिटिटिव के 3 जो मेन करेक्टर थे, स्ट्रक्चरल एनालॉग होना चाहिए, केएम जो है वो इंक्रीज होगा, वी मैक्सिमम कांस्टेंट रहेगा, और साथ में एंटी मेटाबोलाइट्स का जो कंसेप्ट है वो आपको याद रखना है। नॉन, तीनों ही जो मैं टाइप्स बता रही हूँ ये रिवर्सिबल के हैं। नॉन कम्पिटिटिव इनिबिटर में क्या होगा, ध्यान रखिए, ई प्लस एस, ई एस एंजाइम कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया है, ई एस फिर इनिबिटर आया है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद इनिबिटर जुड़ा, ESI बनाया और उसने प्रोसेस को स्लो कर दिया, जो कि प्रोसेस नॉर्मल वे में एंजाइम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। दूसरी तरीके से ये हो सकता है E प्लस आई, डायरेक्ट सबस्ट्रेट से ना, मतलब कॉम्प्लेक्स ना बने, उससे पहले पहले इनिबिटर जुड़ जाए, तो EI बन जाएगा और वापस में जो सबस्ट्रेट जुड़ेगा और जो प्रोसेस है E और P बनने का वो स्लो हो जाएगा। तो द इनिबिटर बाइंड्स बोथ टू द फ्री एंजाइम E, जैसे कि आप देख सकते हैं, एंड द कॉम्प्लेक्स ES। तो यहाँ पे देख सकते हैं I यहाँ पे है और यहाँ पे I यहाँ पर है। The inhibitor does not compete with the substrate for binding to the active site of the enzyme, means structural analog नहीं है, उनकी structure similarity नहीं होती। It reversibly bind to the enzyme at the location other than active site on the enzyme surface. The binding impairs the enzyme function. मैंने जैसे कहा एक्टिव साइट पे नहीं होते हैं, ये किसी और साइट पे बाइंड होते हैं और उसके एंजाइम फंक्शन को इम्पेयर करते हैं। The inhibitor has no structural resemblance with the substrate. However, there usually exists a strong affinity for the inhibitor to bind at the second site. In fact, the inhibitor does not interfere with the enzyme substrate binding, but the catalysis is prevented. यहाँ ध्यान रखना है, वहां पे आपने देखा था कि कैटालिसिस जो है वो इम्पेयर नहीं हुआ था, वो प्रिवेंट नहीं हुआ था। मैंने यहाँ लिखा था कि कैटालिसिस जो है वो इम्पेयर नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर does not undergo any catalysis। बट यहाँ पे क्या है, नॉन कम्पिटिटिव में आप देखेंगे, नॉन कम्पिटिटिव के अंदर कैटालिसिस जो है वो प्रिवेंट हो जाता है। The binding of the inhibitor causes a structural change in the enzyme which damages the shape of active site and thereby reduces the binding affinity of the substrate for the active site। जब आप एक्टिव साइट पे नहीं जुड़ रहा है लेकिन किसी और साइट पे भी जुड़कर स्ट्रक्चरल चेंज कर रहा है वो एक्टिव साइट के, या उसको डैमेज कर रहा है शेप को, और उससे जो सबस्ट्रेट की जो एक्टिव साइट पर बाइंडिंग की एफिनिटी है वो जो है वो रिड्यूस हो रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, वो एक्टिव साइट पे नहीं हो रहा है, किसी और साइट पे है, मगर वो उसके शेप को चेंज कर रहा है, डैमेज कर रहा है, जिससे सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट पे जुड़ने में जिसकी एक्टिविटी है, जो बाइंडिंग एफिनिटी है, वो रिड्यूस हो जाएगी। द केएम इज नॉट अल्टर्ड बट द वी मैक्सिमम इज डिक्रीज्ड। केएम नहीं अल्टर होता है यहाँ पर, लेकिन क्या होता है, वीएम डिक्रीज हो जाता है। इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ द एंजाइम रिएक्शन, ये ध्यान रखें, जबकि उल्टा था कम्पिटिटिव के अंदर। इन वन सबस्ट्रेट रिएक्शन एग्जांपल ऑफ नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन आर लेस कॉमन देन those of competitive inhibition. Fructose bisphosphatase AMP act as non-competitive inhibitor with respect to substrate fructose 1,6 bisphosphate. Heavy metal ions Ag plus Pb Hg2 plus can non-competitively inhibit the enzyme by binding the cysteine sulfhydryl groups। तो ये ध्यान रखना है, Hg Pb, मरकरी और लेड और सिल्वर, ये क्या करते हैं, ये हैवी मेटल्स जो हैं ये नॉन कम्पिटिटिवली बाइंड होते हैं इस पर, सिस्टिनाइल सल्फाइड्रिल ग्रुप्स पर। हैवी मेटल्स आल्सो लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड विद कार्बोक्सिल ग्रुप एंड हिस्टिडीन एंड ऑफन रिजल्टिंग इन इरिवर्सिबल बाइंडिंग। तो आपको ध्यान रखना है, एक एग्जांपल दिया हुआ है, E प्लस ये E डैश SH
Hg+2, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, Hg जो है वो किसके साथ जुड़ गया है, Hg मीन्स कॉम्प्लेक्स बन गया है एंजाइम सबस्ट्रेट का और उसके साथ जुड़ चुका है हैवी मेटल, जिसने इरिवर्सिबल बाइंड कर दिया है, इरिवर्सिबल इनिबिशन कर दिया है। इरिवर्सिबल मीन्स रिवर्सिबल इनिबिशन बट नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इरिवर्सिबल का भी हो सकता है, जब कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है तो इरिवर्सिबल भी हो सकता है, बट अगर नॉन कॉम्पिटिटिवली बाइंड हो रहा है तो सिस्टेनाइल सल्फ हाइड्रिल ग्रुप पर जो है वो बाइंड हो जाता है और नॉन कॉम्पिटिटिवली बाइंड होता है। इरिवर्सिबल अभी हम बाद में पढ़ेंगे, बट अभी हमें ध्यान रखना है कौन सा, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। तो क्या अंतर है दोनों के अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव में Km जो है वो नॉट अल्टर नहीं होता, कांस्टेंट रहता है, V मैक्सिमम डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और ये ध्यान रखना है कि यहाँ फ्री एंजाइम और ES कॉम्प्लेक्स पे होता है बाइंड, और एक्टिव साइट से पे नहीं होता है, किसी और साइट पे होता है, और कैटालिसिस जो है वो प्रिवेंट हो जाता है। हैवी मेटल इसके एग्जाम्पल है बस, बट अगर हम इसमें कोवेलेंटली बाइंड करें तो ये इरिवर्सिबल जो हम अगला पढ़ेंगे उसका भी एग्जाम्पल हो सकता है। अब आप देखिए एक्टिव साइट एंजाइम, ये बहुत अच्छे से बताया गया है यहाँ पर। पहला है कॉम्पिटिटिव, ये कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है, लाल कलर में जो दिया है। सबस्ट्रेट बाइंड होना था लेकिन उनकी स्ट्रक्चर सेम है, तो ये यहाँ पे क्या बाइंड हो जाता है, यहाँ पे एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स बन चुका है। सबस्ट्रेट नहीं जुड़ा, कौन जुड़ गया, जुड़ना था सबस्ट्रेट को, लेकिन किसने बाइंड किया, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ने। यहाँ देख सकते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव जिसकी स्ट्रक्चर सेम नहीं है, जैसे मैंने कहा ये स्ट्रक्चर, दीज आर स्ट्रक्चरल एनालॉग, बट ये स्ट्रक्चरल एनालॉग नहीं होते हैं। ये यहाँ पर अदर साइट एंजाइम आप देख सकते हैं, ये कहाँ जुड़ता है, ये एक्टिव साइट पे नहीं जुड़ता है, ये इसकी एक्टिव साइट है। कॉम्पिटिटिव में एक्टिव साइट पे जुड़ा था, यहाँ अदर साइट पे जुड़ता है, और अदर साइट पे जुड़ने पर एक्टिव साइट में चेंजेस आ जाते हैं, और यहाँ देखिए जुड़ चुका है, चेंजेस आ जाते हैं। जो सबस्ट्रेट है वो उस तरीके से, क्योंकि सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर अपनी अलग है। अब देखिए ये बिल्कुल सही स्ट्रक्चर थी, लेकिन जैसे नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर आया तो वो उसकी स्ट्रक्चर जो है वो सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नहीं होकर कुछ चेंज हो जाता है, और वो उसकी कैटालिटिक जो कैटालिसिस है उसको प्रिवेंट कर देता है। आई थिंक इट इज क्लियर, प्लीज राइट इन द बॉक्स। अब नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में देखिए आप, यहाँ पर Km क्या हो रहा है, Km कांस्टेंट है आप देख सकते हैं, और V मैक्सिमम में आप देख सकते हैं V मैक्सिमम क्या हुआ है, V मैक्सिमम रेड वाले का क्या है, ये रिड्यूस हुआ है। ठीक है, अब यहाँ अगर हम इस वाले में देखें ग्लास लाइन व्यूअर में, तो आप देख सकते हैं 1/s - 1/Km, Km कांस्टेंट है। मैक्सिमम में देखिए कौन ज्यादा है, V मैक्सिमम जो है 1/V मैक्सिमम ज्यादा है, 1/V मैक्सिमम ज्यादा है, तो मतलब क्या हुआ, V मैक्सिमम कम हो गया। V मैक्सिमम कम हो गया जैसे मैंने कहा आपको, तो जो प्लॉट है, प्लॉट कैसे बनेगा, स्लोप जो होता है वो होता है Km/V मैक्सिमम, तो V मैक्सिमम कम है तो स्लोप किसका ज्यादा हुआ, स्लोप इनहिबिटर का ज्यादा हुआ। आपको समझ में आ गया ये ग्राफ, दोनों समझ में आ गए, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव के, प्लीज राइट इन द बॉक्स। दोबारा समझाऊं, मे आई रिपीट, ओके समझ में आ गया है, ओके। नेक्स्ट इज अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन, पहला था कॉम्पिटिटिव, दूसरा था नॉन, और थर्ड है अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन। द इनिबिटर बाइंड्स ओनली टू ES कॉम्प्लेक्स। आप देख सकते हैं नॉन के अंदर क्या था, दोनों में आपने ES कॉम्प्लेक्स, आप देख सकते हैं ES कॉम्प्लेक्स से भी जुड़ा था इनिबिटर, और सिंपल फ्री एंजाइम से भी जुड़ा था डायरेक्ट। तो अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ किससे जुड़ेगा, अनकॉम्पिटिटिव में, अनकॉम्पिटिटिव में सिर्फ ES कॉम्प्लेक्स से जुड़ेगा, नॉट टू द फ्री एंजाइम। दिस इज ऑल्सो नोन एज एंटी कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। दिस टाइप ऑफ इनिबिशन occurs only in multi substrate reaction. After binding of the first substrate, there is a conformational change in the enzyme, which opens the second binding site for either the co-substrate or the inhibitor. An uncompetitive inhibitor need not have any structural resemblance with the substrate. तो यहाँ पर भी क्या है, structural resemblance नहीं चाहिए, structural analog जो है वो नहीं होगा। तो an example is the inhibition of alkaline phosphatase from rat intestine by L-phenylalanine. तो आपको ध्यान रखना है कि alkaline phosphatase जो कि किससे इनिबिट होता है, ये जो एंजाइम है फ्रॉम रेट इंटेस्टाइन बाय L-phenylalanine। इसमें ध्यान रखना है दोनों चीजें, ज्यादा डिटेल में हमें नहीं देखना है, बोथ Km और V मैक्सिमम आर डिक्रीज्ड। तो क्या हुआ, कॉम्पिटिटिव के अंदर Km इंक्रीज हुआ, नॉन कॉम्पिटिटिव में V मैक्सिमम रिड्यूस हुआ, और अनकॉम्पिटिटिव में दोनों के दोनों रिड्यूस हो गए। तो आपको याद रखना है एक में Km बढ़ेगा, नॉन कॉम्पिटिटिव में V मैक्सिमम जो है वो रिड्यूस होगा,
और इसमें अनकम्पिटिटिव में या एंटी कम्पिटिटिव के अंदर दोनों जो है वो डिक्रीज हो गए। तो एक रिवर्सिबल टाइप का हमारा यहाँ खत्म हुआ। अब हम बात करते हैं irreversible enzyme inhibition की। An irreversible enzyme inhibitor react with an enzyme amino acid residue in the enzyme active site and forms a stable covalent bond. As a result, the enzyme are permanently inactivated. जैसे मैंने आपको कहा था, एक एग्जाम्पल भी बताया था, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल ले लिया था यहीं पे हैवी मेटल्स का, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कोवेलेंटली बाइंड हो जाते हैं और वो इरिवर्सिबल का एग्जाम्पल है। तो आप देख सकते हैं एंड इरिवर्सिबल परमानेंटली ब्लॉक कर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर form a stable covalent bond complex. As a result, the enzyme are permanently inactivated. Irreversible inhibition of enzyme does not occur normally in the cell, but when poison is taken from the environment, जैसे कि देख सकते हैं permanently E plus I is equal to EI. Irreversible inhibitors are frequently used to identify amino acid residue at the active site of the enzyme and also to understand the mechanism of enzyme action. आपको amino acid residue पता चल जाएगा कि वो active site पे कौन सा amino acid residue है इस irreversible inhibitor से। Examples हैं idoacetate is an irreversible inhibitor of the enzyme like papain and glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase. Idoacetate पहला example है, idoacetate combined with sulfhydryl group at the active site of these enzyme and makes them inactive. जैसे मैंने कहा permanently block कर देता है, inactive कर देता है। दूसरा example है diisopropyl fluorophosphate DFP is a nerve gas developed by the Germans during Second World War. DFP irreversible bind the enzyme containing serine at the active site. Examples are serine proteases acetylcholine esterase. DFP आपको याद रखना है, कई बार फिल द ब्लैंक्स में आ चुका है, नर्व गैस, और किस तरीके से करता है, ये कौन से एंजाइम्स को करता है, सेरीन प्रोटीजेस एसिटाइलकोलिन एस्टरेज। और सारे एग्जांपल इंपॉर्टेंट हैं। मैनी ऑर्गेनो फॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड्स लाइक मेलाथियोन का नाम आपने सुना है, आर टॉक्सिक टू द एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन एज दे ब्लॉक द एक्टिविटी ऑफ एसिटाइलकोलाइन एस्टरेज एसेंशियल फॉर नर्व कंडक्शन रिजल्टिंग इन पैरालिसिस ऑफ वाइटल बॉडी फंक्शन। Another examples are disulfiram antabuse is a drug used in treatment of alcoholism. It irreversibly inhibits the enzyme aldehyde dehydrogenase. Alcohol addicts when treated with disulfiram become sick due to accumulation of acetaldehyde, leading to alcohol avoidance. तो आपको ध्यान रखना है, ये कुछ ड्रग्स हैं जो irreversible enzyme inhibitions के एग्जाम्पल भी हैं। The penicillin antibiotic acts as irreversible inhibitor of serine containing enzymes and block the bacterial cell wall synthesis. Cyanide inhibits cytochrome oxidase, आप ETC में पढ़ेंगे, binds to iron atom of ETC or respiratory chain. Fluoride inhibits enolase by removing manganese and thus glycolysis. Serine inhibits acetylcholine esterase. And last example is zidovudine, AZT, inhibits reverse transcriptase used in treatment of AIDS. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद रखना है। जैसे साइनाइड मैंने कहा ETC में, फ्लोराइड ग्लाइकोलाइसिस में, सेरीन इनहिबिट करता है एसिटाइलकोलिन एस्टरेज को, देन मेलाथियोन में क्या होता है, किसको करता है, और देन अभी जैसे मैंने कहा DFP और आइडोएसिटेट। तो ये एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं। मेन बात कोवेलेंटली ये जुड़ेगा जो इनहिबिटर है और साथ में पॉइजन की तरह एक्ट करेगा और परमानेंटली ये इसको इनएक्टिव कर देगा। इसी का एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म होता है इरिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिटर का, सुसाइडल इनहिबिटर। इसी का एक फॉर्म है सुसाइडल इनहिबिटर। These inhibitors are not reactive before binding to the active site of the enzyme. Only after interacting with enzyme, the inhibitors are converted into an active form which become tightly bound with the enzyme and thereby inactivating the enzyme. तो आपको ये ध्यान रखना है इसके अंदर, in this case the original inhibitor, structural analog competitive inhibitor is converted to more potent form by the same enzyme that ought to be inhibited. बस इतना सा ध्यान रखना है इसके अंदर सुसाइडल इनहिबिटर का। सुसाइड का मतलब क्या है, आप सभी जानते हैं कि ये जो मोर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वो उसको फिर बाद में जो मोर एक्टिव फॉर्म है उस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। जो मोर पोटेंट फॉर्म बनती है उसकी, वो उसी एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। द सो फॉर्म इनहिबिटर बाइंड इरिवर्सिबली विद द एंजाइम, इसीलिए ये स्पेशलाइज्ड टाइप है किसका, इरिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिटर का। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू द ओरिजिनल इनहिबिटर व्हिच बाइंड्स रिवर्सिबली। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका। रिवर्सिबल आपको समझ में आ गया, रिवर्सिबल परमानेंट होता है, कोवेलेंटली बाइंड होता है, आपने एग्जाम्पल भी देखे बहुत सारे इसके अंदर, और इसका एक स्पेशल टाइप है सुसाइडल इनहिबिटर। प्लीज राइट इन द बॉक्स, आपको ये समझ में आ रहा है इरिवर्सिबल?
ओके, डू यू हियर मी? आप मुझे सुन पा रहे हैं? Am I audible? Am I audible to all of you? Okay. An example of suicide inhibition is एलोप्यूरिनॉल. जैसे मैंने कहा ये गाउट के ट्रीटमेंट में काम आता है, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स होते हैं, मगर ये क्या करते हैं? एलोप्यूरिनॉल एन इनिबिटर ऑफ जेंथिन ऑक्सीडेट गेट्स कन्वर्टेड टू एलोजेंथीन. तो मोर पोटेंट फॉर्म क्या है इसकी? एलोजेंथीन, अ मोर इफेक्टिव इनिबिटर ऑफ द एंजाइम. और फिर जो मोर पोटेंट बनता है वो उसको एंजाइम को इनिबिट कर देता है. द यूज ऑफ सर्टेन purine and pyrimidine analog in cancer therapy is also explained on the basis of suicide inhibition. 5-fluorouracil gets converted to fluorodeoxyuridylate, which inhibits the enzyme thiamidylate synthase and thus nucleotide synthesis. The reaction of aspirin with cyclooxygenase is one example of the action of suicidal or irreversible inhibitor. Cyclooxygenase catalyzes the first reaction in the synthesis of prostaglandins from arachidonic acid. Aspirin acetylates the amino acid serine present in the एक्टिव साइट. तो 3 आपको एग्जांपल बताए मैंने सुसाइडल के. पहला एग्जांपल है एलोपिरिनॉल जो एलोजेंथीन में कन्वर्ट हो जाता है, गाउट के ट्रीटमेंट में काम में आता है. ऐसे ही आप देख सकते हैं 5-फ्लोरोयूरेसिल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्लोरोडीऑक्सीयूरिडाइड में, जो कि ये प्यूरिन पिरामिडिन एनालॉग्स हैं जो कैंसर ट्रीटमेंट में काम में आते हैं. और साथ में एस्पिरिन विद जो एस्पिरिन जो है वो भी ड्रग जो है उसको भी आप देख सकते हैं सुसाइडल और रिवर्सिबल इनिबिटर के एग्जांपल के रूप में, क्योंकि ये क्या करता है? ये साइक्लोऑक्सीनेज कैटलाइज द फर्स्ट रिएक्शन इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन फ्रॉम एरिकेडोनिक एसिड. ये आपने पढ़ा होगा जब आपने फिजियोलॉजी में ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कैसे सिंथेसिस होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स का. एस्पिरिन जो है वो क्या करता है? कैटलाइज कर देता है अमीनो एसिड सेरिन को जो कि एक्टिव साइट पे प्रेजेंट होता है. अब हम बात करते हैं, ये हो गया सुसाइडल इनहिबिशन जो कि कौन सा फॉर्म था? सुसाइडल इनहिबिशन कौन सा फॉर्म है? किसका फॉर्म है? प्लीज राइट इन द बॉक्स. सुसाइडल इनहिबिशन किसका फॉर्म है? प्लीज राइट इन द बॉक्स. सुसाइडल इनहिबिशन किसका फॉर्म है? इरिवर्सिबल. ओके, स्पेशलाइज्ड फॉर्म है. अब हम बात करते हैं लास्ट वन, एलोस्टेरिक इनहिबिशन. एलोस्टेरिक मींस, ये आपको शायद समझा दिया होगा कि क्या है एलोस्टेरिक इनहिबिशन, फिर भी मैंने इसमें थोड़ा इंक्लूड कर लिया है. एलोस्टेरिक मींस अदर देन द एक्टिव साइट. एलोस्टेरिक एंजाइम विल हैव अ साइट अदर देन द एक्टिव साइट where regulatory molecules called allosteric effectors, term है effectors, can bind to enzyme and alter the enzyme activity. Allosteric molecule can increase positive modulator or decrease the rate of an enzyme or velocity of the enzyme catalyzed reaction. नेगेटिव दो तरीके के हो गए, पॉजिटिव मॉड्यूलेटर जो इंक्रीज करेगा, इफेक्टर में दोनों आ जाते हैं. जो इफेक्ट करता है उसको कहते हैं इफेक्टर. फिर एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव. अगर इंक्रीज करता है तो पॉजिटिव है, डिक्रीज करता है तो नेगेटिव है. These enzymes are generally seen at commitment step in the metabolic pathways. अभी आप देखेंगे बहुत सारे ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल, बीटा ऑक्सीडेशन, सब में ये कमिटमेंट स्टेप में के रोल में काम में आता है. These enzymes will have multiple subunits and are generally inhibited by feedback mechanism. Feedback mechanism आपको मालूम है क्या होता है, आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं. Inhibition of the enzyme activity by the end product of the pathway. जो end product बनता है वो क्या करता है? वो enzyme activity को inhibit कर देता है. The attachment of the molecule may be both reversible, non-covalent binding. K class of allosteric enzyme, the effector changes the Km, not the V maximum. Double reciprocal plot similar to competitive inhibition and are obtained. Example, phosphofructokinase. V class of allosteric enzyme, ये मैं आपको brief introduction बता रही हूँ. Inhibition की बात भी हम कर रहे हैं. The effector alters the V maximum, not the Km. Double reciprocal resembles to non-competitive inhibition. Example, acetyl coenzyme A carboxylase. तो दो तरीके के एग्जाम हो गई क्लासेस. K क्लास हो गई जहां पे Km इफेक्ट होता है, और V क्लास हो गई जहां पर V मैक्सिमम अल्टर होता है, Km नहीं होता है. एलोस्टेरिक इनहिबिशन क्या है, क्या करता है, कैसे होता है? कॉन्फर्मेशनल चेंज इन एलोस्टिक एंजाइम. मोस्ट ऑफ द एलोस्टिक एंजाइम आर ऑलिगोमेरिक, जैसे मैंने कहा होते हैं. द सब यूनिट्स मे बी आइडेंटिकल और डिफरेंट. The non-covalent reversible binding of the effector molecule at the allosteric site bring about a conformational change in the active site. तो आपको ध्यान रखना है जो allosteric साइट पे चेंज हुआ है, जो जुड़ा है, नॉन कोवलेंट रिवर्स बाइंडिंग हुई है उस पे allosteric साइट पे, उसने क्या कर दिया? उसने कॉन्फॉर्मेशनल चेंज कर दिया एक्टिव साइट पे, leading to the inhibition of activation of leading to the inhibition or activation of the catalytic activity. In the concurrent model, allosteric enzyme exists in two conformational states, T tense or taut or R relaxed.
टी और एंड आर स्टेट्स आर इन इक्विलिब्रियम। तो आपको ध्यान रखना है दो तरीके की कॉन्फर्मेशनल स्टेट्स होती है, टी टेंस और टॉट और आर रिलैक्स्ड। तो उसमें क्या होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर बुक में भी दे रखा है टी एंड आर इनिबिटर है, यहाँ पे एलोस्टिक एंजाइम्स है। तो एलोस्टिक इनिबिटर्स फेवर टी स्टेट, टेंस को फेवर करती है, वेयर एज एक्टिवेटर्स एंड सबस्ट्रेट फेवर्स आर स्टेट, रिलैक्स को करते हैं। तो द सबस्ट्रेट कैन बाइंड ओनली विद द आर फॉर्म ऑफ एंजाइम, जैसे मैंने कहा द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल इन द आर स्टेट इंक्रीजेस और मोर सबस्ट्रेट इज एडेड, देयरफॉर द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट टू द एलोस्टिक एंजाइम इज सेड टू बी कोऑपरेटिव। तो आपको ध्यान रखना है इनकी बाइंडिंग जो है वो कोऑपरेटिव होती है, और इसका कर्व जो है एलोस्टिक एंजाइम गिव अ सिग्मोइड कर्व इंस्टेड ऑफ हाइपरबोला व्हेन द वेलोसिटी वर्सेस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आर प्लॉटेड। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एलोस्टिक साइट है, ये एक्टिव साइट है इसकी। एक्टिव साइट पे एलोस्टिक साइट पे क्या हुआ, एलोस्टिक साइट पे आप देख सकते हैं जो ये इनिबिटर है ये जब बाइंड हो जाता है तो ये जो एक्टिव साइट है उसके कॉन्फर्मेशन को चेंज कर देता है। और ये क्या चीज है, ये सबस्ट्रेट है। ये एक्टिव साइट थी, नॉर्मल वे में ये एक्टिव साइट पे जुड़ गया, मगर एलोस्टिक साइट आने पे, एलोस्टिक इनिबिटर या इफेक्टर आने पर, चाहे वो एक्टिवेटर हो चाहे वो इनिबिटर हो, क्या हो जाता है, ये यहाँ पे जुड़ा एलोस्टिक इनिबिटर और यहाँ जुड़ गया, और जुड़ने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, एक्टिव साइट के कॉन्फर्मेशन इसने चेंज कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिग्मोइड कर्व है, हाइपरबोला नहीं है, नॉर्मल केस में हाइपरबोला होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टी फॉर्म और आर फॉर्म। टी फॉर्म डॉट टेंस फॉर्म थी, आर रिलैक्स थी। इफेक्ट ऑफ एलोस्टिक इनिबिटर, जब हमने सी में देख सकते हैं ये एलोस्टिक इनिबिटर का इफेक्ट हो गया इसमें टेंस फॉर्म में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इफेक्ट ऑफ एलोस्टिक एक्टिवेटर, ये इफेक्ट किसका है, रिलैक्स्ड फॉर्म के अंदर। जैसे मैंने कहा कि यहाँ जब जुड़ जाएगा तो ये किसको चेंज कर देगा, यहाँ एक्टिव साइट के जो कॉन्फर्मेशन है उसको चेंज कर देगा। ये एग्जाम्पल है एलोस्टिक इफेक्टर्स के, जैसे मैंने कहा हेक्सोकाइनेज, आप देख सकते हैं इनिबिटर है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये एक तरीके का फीडबैक मैकेनिज्म भी है, जैसे कि मैंने पहले कहा आपको। तो आपको याद रखना है कौन सा एक्टिवेटर है और कौन सा इनिबिटर है। लाइक अगर हम बात करें ग्लाइकोलाइसिस की बात कर रहे हैं, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है, तो इनिबिटर एटीपी है और एक्टिवेटर एएमपी और एडीपी है। इसी तरीके ये सारे आपको लर्न करने हैं। इसमें हेक्सोकाइनेज, पीएफके, पायरुवेट कार्बोक्सिनेज, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ये एक्टिवेटर है। लास्ट वन इज फीडबैक इनिबिशन। फीडबैक इनिबिशन, जैसे मैंने कहा एंड प्रोडक्ट इनिबिशन होता है, जो प्रोडक्ट होता है उसी से एंजाइम इनिबिट हो जाता है, इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एलोस्टिक इनिबिशन नेसेसरी टू कंट्रोल मेटाबॉलिक पाथवे फॉर एफिशिएंट सेलुलर फंक्शन। एग्जाम्पल है इसका एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज, ATCase is a good example of allosterically enzyme inhibited by a feedback mechanism। तो ये टाइप फीडबैक मैकेनिज्म किसका है, स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एलोस्टिक इनिबिशन ही है, अलग नहीं है ये। तो फीडबैक मैकेनिज्म का एक एग्जांपल देख सकते हैं आप, एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज, ATCase catalyzes the very first reaction in pyrimidine biosynthesis। मैं आपको pyrimidine और प्यूरिन जब न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म पढ़ाऊंगी तो डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप ये ध्यान रखें कि ये एग्जांपल है जहां कार्बोमाइल फॉस्फेट undergoes a sequence of reaction for synthesis of end product CTP। When CTP accumulate in allosteric, it allosterically inhibits the enzyme aspartate transcarbamylase by a feedback mechanism। जो accumulate होता है CTP वो क्या करता है, वो एंजाइम को जो कि एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज है उसको एलोस्टेरिकली इनहिबिट कर देता है। in conversion of threonine to isoleucine, the end product isoleucine inhibits the first enzyme of the pathway, threonine dehydratase by feedback mechanism। This is the another example, this is another example of this feedback inhibition। So I think it is clear to all of you। मैं जल्दी से एक बार रिपीट कर देती हूँ, क्लास का टाइम भी खत्म होने वाला है आपका। प्लीज राइट इन द बॉक्स, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तीनों चारों तरीके के जो इनिबिटर्स हैं वो आपको समझ में आ गए। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको। इनिबिशन कितने तरीके का था, प्लीज राइट इन द बॉक्स। इनिबिशन कितने तरीके का है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और एलोस्टेरिक, और जिसको हमने फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक इनिबिशन भी कहा। रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल एंड एलोस्टेरिक। रिवर्सिबल फिर तीन तरीके का है, कंपिटिटिव, नॉन कंपिटिटिव एंड
अनकॉम्पिटिटिव, इसको एंटी कॉम्पिटिटिव भी कहते हैं। तो कॉम्पिटिटिव में क्या था, स्ट्रक्चरल एनालॉग था, Km इंक्रीज हो गया था, V मैक्सिमम सेम था, एक्टिव साइट पे बाइंड होता है इसमें। एग्जाम्पल SDH सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज था, एंटी मेटाबोलाइट्स इसके एग्जाम्पल थे। नॉन कॉम्पिटिटिव के अंदर मेन बात है वो फ्री एंजाइम से भी जुड़ता है और ES कॉम्प्लेक्स से भी जुड़ता है, रिवर्सिबली बाइंड होता है। और क्या होता है कि अदर लोकेशन पे बाइंड होता है तो उसमें चेंज कर देता है, एक्टिव साइट के अंदर उसको डैमेज कर देता है और कैटालिसिस को प्रिवेंट कर देता है। Km जो है वो अल्टर नहीं होता है, इसमें V मैक्सिमम डिक्रीज होता है। नॉन कॉम्पिटिटिव के एग्जांपल्स आपने देखे, हैवी मेटल्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, ये कॉम्पिटिटिव इनिबिटर स्ट्रक्चर एनालॉग इसमें जुड़ गया, यहाँ पे ये इधर जुड़ेगा, अदर साइट किसी भी साइट पर जुड़ सकता है, और उसने यहाँ चेंज कर दिया इसके अंदर, और यहाँ इस तरीके से चेंजेस हो गए, सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट पे उस तरीके से नहीं जुड़ पाएगा। अनकॉम्पिटिटिव में सीधे ES कॉम्प्लेक्स से जुड़ेगा। एग्जाम्पल एल्कलाइन फॉस्फेटेस है इसका, फ्रॉम रेट इंटेस्टाइन L फेनिल एनालिन, K मैक्सिमम और V मैक्सिमम दोनों डिक्रीज हो जाते हैं इसके अंदर। इरिवर्सिबल में परमानेंट जुड़ जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसके अंदर, स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, पॉइजन की तरह काम में आता है। एग्जाम्पल आइडोएसिटेट, DFP, मैलाथियोन, पेंसिलिन, साइनाइड, फ्लोराइड, सेरीन एंड AZT। सुसाइडल इनिबिशन में अलग टाइप का, स्पेशलाइज टाइप का इरिवर्सिबल एंजाइम इनिबिटर है, और इसका एग्जाम इसमें क्या होता है, मोर पोटेंट में चेंज हो जाता है जो फिर बाद में एंजाइम को इनिबिट कर देता है। तो एलोप्यूरिनोल जो गाउट में ट्रीटमेंट में काम में आता है, उसको वो मोर पोटेंट में जुड़कर इनिबिटर ऑफ जेंथीन ऑक्सीडेज गेट कन्वर्टेड टू एलोजेंथीन, मोर इफेक्टिव इनिबिटर ऑफ द एंजाइम। प्यूरिन पिरामिड एनालॉग्स कौन से हैं जो कैंसर थेरेपी में काम में आते हैं, 5-फ्लोरोयूरेसिल, फिर एस्प्रिन का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। एलोस्टिक की बात करें तो एलोस्टिक अदर देन एक्टिव साइट है, K क्लास ऑफ एलोस्टिक एंजाइम और V क्लास ऑफ एलोस्टिक एंजाइम दो तरीके की हैं। K क्लास में Km चेंज होता है, V क्लास में V मैक्सिमम चेंज होता है। कन्फर्मेशनल चेंज कर देता है एलोस्टिक एंजाइम में, किस तरीके से होते हैं, T और R दो फॉर्म होती हैं, T स्टेट टॉट और टेंस, R रिलैक्स्ड। Allosteric inhibitor favor T state, whereas activators and substrate favor R state. और कर्व कौन सा होता है इसमें, कर्व होता है सिग्मॉइड, हाइपरबोला नहीं होता है, आप यहाँ देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स आर हेक्सोकाइनेस, इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनिबिटर होता है। अगर एग्जाम्पल देखें PF के तो ATP इनिबिटर है, AMP ADP एक्टिवेटर है। फीडबैक मैकेनिज्म और इनिबिशन, ये क्या होता है, ये स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एलोस्टेरिक इनिबिशन है। एग्जाम्पल है ATCase और एस्पार्टे ट्रांस कार्बोमाइलेज। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। समझ में आ गया आप लोगों को इनिबिशन और यूनिट्स की बात करें तो आप सभी ने देखा कौन कौन सी यूनिट थी, एंजाइम एक्टिविटी इंटरनेशनल यूनिट में, फिर कैटल में, फिर स्पेशलाइज्ड जो स्पेशल एक्टिविटी थी उसकी बात करें। एंजाइम यूनिट में मैंने कहा IU और IU इज इक्वल टू 16.67 नैनो कैटल। स्पेसिफिक एक्टिविटी की बात करें और लास्ट में टर्नओवर नंबर जो रिलेटिव एक्टिविटी को बताता है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक एंजाइम यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास से आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, पूरा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिटेल में। हालांकि आप क्रैब साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे प्रोसेसेस हमें पढ़ने हैं, लाइक ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, हार्मोनल रेगुलेशन और बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन
और हमें ईटीसी पढ़नी है। पहले हम बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और रेस्पिरेटरी चेन पढ़ेंगे। एंजाइम में अगर इंपॉर्टेंट की बात करूं तो एंजाइम का आपको डेफिनेशन पता है, क्लासिफिकेशन आपको नंबर जरूर याद रखने हैं। तो क्लासिफिकेशन देखें, मैकेनिज्म देखें, कौन कौन सी थ्योरी है मैकेनिज्म की, किस तरीके से एक्ट करता है। फिर आपको देखना है फैक्टर्स कौन कौन से एंजाइम एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। फिर जैसे मैंने कहा आपको यूनिट्स मैंने आपको करा दी हैं। और एंजाइम का आधा पोर्शन जो है वो हम एनालिटिक बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, जो थर्ड यूनिट है हमारी, जहाँ पे हमें डायग्नोसिस पढ़ना होगा, उसको हम डिटेल में वापस पढ़ेंगे। तो डायग्नोस्टिक जो पार्ट है वो अभी हमने नहीं किया है। अगर आप चैप्टर में देखते हैं तो आप बुक के अंदर ये ना देखें कि आधा ही चैप्टर हुआ है, आधे से ज्यादा हुआ है, तो क्योंकि वो पोर्शन हमारा यूनिट थर्ड में आता है। यूनिट जो सेकंड का जो पोर्शन है वो यहीं तक था, जिसमें हमने एंजाइम इनिबिशन भी पढ़ लिया, एंजाइम यूनिट पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म और जितना भी हमने फैक्टर्स जो भी हमने पढ़ा है वो यूनिट सेकंड का पोर्शन है, इंटरमीडिएरी मेटाबॉलिज्म का। अनकॉम्पिटिटिव में लिख के बताएं मुझे, केएम और वीएम का क्या होगा। अनकॉम्पिटिटिव में बताएं केएम और वीएम का क्या होगा, कौन सा बढ़ेगा कौन सा घटेगा, या दोनों में ही कांस्टेंट रहेंगे। बोथ डिक्रीज। यस, गुड। सरस्वती, काजल, ओके, वेरी गुड। एलोस्टेरिक में ग्राफ कौन सा आता है, वेलोसिटी और सबस्ट्रेट के बीच में, लिखें प्लीज, राइट। सिग्मोइड या हाइपरबोला, ओके, गुड। ये क्वेश्चन हमेशा फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है, तो आप याद रखें। So thank you very much.